हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बुंदेली मासा में। तो दोस्तों, जीके के ब्रह्मास्त्र की हमारी ये छठवीं क्लास है और हम टॉप के 20 सवाल कवर करते हैं हर क्लास में। तो संविधान, इतिहास, भूगोल और स्टैटिक जीके से रिलेटेड होते हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले एक जानकारी। रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, जो 23 जनवरी से भरे जाएंगे 22 फरवरी तक। ठीक है। और जो जिसकी 10th क्लास हो चुकी है और 18 वर्ष उसकी उम्र हो चुकी है, तो वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है, ग्रुप डी का फॉर्म डाल सकता है। ठीक है। तो चलो करते हैं आज की क्लास शुरू। और क्या है आज का अपना पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है संविधान से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि के समापन से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद बताता है कि उपाधियों का अंत है? ठीक है। उपाधि कोई भी धारण नहीं कर सकता बिना राष्ट्रपति की अनुमति के। कौन सी उपाधि धारण कर सकता है, कौन सी उपाधि धारण नहीं कर सकता, तो ये बताना है। इसका जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 17। तो इस प्रश्न का अपना सही आंसर होगा अनुच्छेद 18। यह है उपाधियों के समापन से संबंधित है। संविधान में कहा गया है कि सेना, ठीक है, सेना मतलब आर्मी, कोई अपनी कोई भी सेना हो, सेना और शिक्षा, सेना और शिक्षा के अलावा कोई भी उपाधि बिना राष्ट्रपति की अनुमति के धारण नहीं की जा सकती। ठीक है। शिक्षा मतलब ऐसी उपाधि, यदि किसी ने पीएचडी कर ली तो उसको अपन डॉक्टर वगैरह बोलने लगते हैं, प्रोफेसर बोलने लगते हैं। ठीक है। तो उसके नाम के आगे प्रोफेसर डॉक्टर लगा देते हैं। ठीक है। सेना में कोई जिस पद पे रहता है तो उसके नाम के आगे उस पद का नाम जोड़ देते हैं। जैसे कोई कमांडर है तो उसके नाम आगे कमांडर, लेफ्टिनेंट है तो उसके नाम के आगे लेफ्टिनेंट जोड़ देते हैं। तो ये उपाधि होती हैं। तो सेना और शिक्षा में ये उपाधि धारण की जा सकती हैं। लेकिन यदि इसके अलावा कोई और उपाधि मिल रही हो कहीं से भी, देश से या विदेश से, तो बिना राष्ट्रपति के अनुमति के वो उपाधि धारण नहीं की जा सकती। साफ साफ लिखा हुआ है संविधान के अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की चर्चा की गई है। पूछा जाता है हर बार कि अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं की चर्चा की गई है, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की चर्चा की गई है। और अनुच्छेद जो 17 है, अनुच्छेद 17, ठीक है, इसमें क्या है? अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत है। ये भी आईएमपी सवाल है। ठीक है। छुआछूत का अंत है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में क्या है? तो उपाधियों का अंत हो गया। और अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की चर्चा है। ये पहला सवाल हो गया अपना। अगला सवाल, हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है? हेमिस फेस्टिवल ये लद्दाख में मनाया जाता है। हेमिस फेस्टिवल, इस पर किस धर्म का प्रभाव है? बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म या फिर जैन धर्म? तो जो लद्दाख है उस तरफ बौद्ध धर्म के ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है। और ये माना जाता है लद्दाख में, तो बौद्ध धर्म पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बौद्ध धर्म के लोग मनाते हैं हेमिस फेस्टिवल, हेमिस महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस नेता ने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? निम्नलिखित में से किस नेता ने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, यह बताना अपन को। लाला लाजपत राय जी ने, या वल्लभ भाई पटेल ने, सी राजगोपालाचारी या मोतीलाल नेहरू? तो इस प्रश्न का अपना सही आंसर क्या होने वाला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह का आंदोलन जो हुआ था, बारदौली सत्याग्रह, उसका नेतृत्व किया था। जो बारदौली ये जगह है, ये गुजरात राज्य में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। और वहीं पे हुआ था ये सत्याग्रह। और ये जो सत्याग्रह था, किसानों ने किया था टैक्स को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया था, उसको कम करने के लिए सत्याग्रह किया था। और जब ये सत्याग्रह सक्सेसफुल हुआ, ठीक है, तो बारदौली की महिलाओं द्वारा
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? ठीक है, कौन सी उपाधि? सरदार की उपाधि। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दी थी? तो बारदौली की महिलाओं ने दी थी। और बारदौली कहाँ है? गुजरात में है। और कब हुआ था ये वाला सत्याग्रह? तो ये सत्याग्रह हुआ था 1928 में, ये भी याद रखना है। बारदौली सत्याग्रह 1928 गुजरात। और उनको वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पे मिली थी सरदार की उपाधि। फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर भारत के राष्ट्रपति? कौन दिलाता है भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ? तो इसका सही आंसर होगा, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 63 में लिखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 64 में लिखा है कि जो उपराष्ट्रपति होगा भारत का, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये दो अनुच्छेद याद रखना। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 64 जो उपराष्ट्रपति होगा भारत का वो कौन होगा? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत की राष्ट्रपति। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य भारत की किस जनगणना का नारा था? तो पहली बात तो ये है, जो जनगणना है ये किसका विषय है? ठीक है, जनगणना ये संघ सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? जनगणना संघ सूची का विषय है। उसके बाद पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो, ठीक है, लॉर्ड मेयो ने भारत में पहली बार जनगणना कराई थी। फिर 1881 से नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और ये किसने कराई थी? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, रिपन के कार्यकाल में पहली जनगणना हुई थी, नियमित जनगणना थी 1881 में। और पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में। पूछिए किसने कराई थी? मेयो ने। फिर लॉर्ड रिपन ने कराई थी 1881 में। ये नियमित जनगणना थी। और नियमित जनगणना हर 10 वर्ष में एक बार होती है। तो लास्ट टाइम 2011 में हुई थी, 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड के चलते हुए ये जनगणना नहीं हो पाई है। तो अभी इसका काम चल रहा है। ठीक है, तो हमारी जो जनगणना है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये भारत की किस जनगणना का नारा था? तो 2011 की जनगणना का नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, जितनी भी बातें बताई हैं इस सवाल में सभी महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय। पहली बार जनगणना भारत में कब हुई थी? 1872 में। किसने कराई थी? मेयो ने। फिर नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसने करी थी? रिपन ने। और जनगणना कब होती है? 10 वर्ष के अंतराल पे होती है। लास्ट टाइम कब हुई थी? 2011 में हुई थी। और इसका विषय क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो छठवां सवाल है अपना, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध नारा करो या मरो का नारा दिया था? तो करो या मरो ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। लेकिन कुछ बातें यहाँ पे जरूरी हैं। तो नाम है आंदोलन का भारत छोड़ो आंदोलन। शुरू कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? तो मुंबई से। ठीक, कहाँ शुरू हुआ था? मुंबई से। और मुंबई में कहाँ से? एक नाम है मैदान, जिस मैदान से शुरू हुआ था उसका नाम क्या है? ग्वालिपा मैदान। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था किस मैदान से शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? तो मुंबई के ग्वालिपा मैदान से 8 अगस्त 1942 की रात को ये शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो का नारा दिया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने भी एक नारा दिया था। ठीक है, आराम हराम है। आराम हराम है, ये किसने नारा दिया था?
जवाहरलाल नेहरू ने। और जय हिंद, जय हिंद, ये किसने दिया था ये वाला नारा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था जय हिंद। और सुभाष चंद्र बोस का एक और फेमस नारा जो पूछा जाता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस का है। ठीक है, ये छठवां सवाल हो गया अपना। फिर सातवां सवाल स्टैटिक जीके से है। छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियां हैं? 5, 3, 6 या फिर 7? तो छऊ लोक नृत्य की 3 प्रमुख शैलियां हैं। ये 3 अलग अलग राज्यों में होती हैं। ठीक है, एक तो होती है कहाँ पे? झारखंड में। एक कहाँ पे होती है? छऊ डांस की एक शैली झारखंड से संबंधित है। एक पश्चिम बंगाल में होता है एक छऊ। ठीक है, और एक होता है उड़ीसा में। उड़ीसा में मयूरभंज छऊ, छऊ मयूरभंज उड़ीसा में कौन सा है? उड़ीसा, ओडिशा। एक सेकंड, उसको नाम ओडिशा हो गया, पहले उड़ीसा था, अब क्या नाम हो गया है? उड़ीसा का ओडिशा। तो एक उड़ीसा, उड़ीसा में मयूरभंज शैली चलती है, और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ चलता है, और एक झारखंड का चलता है छऊ। तो ये 3 शैलियाँ होती है, क्वेश्चन आने लगा है। तो छऊ यदि अलग अलग देखो, 3 जगह अलग अलग होता है छऊ डांस, झारखंड में भी होता है, पश्चिम बंगाल में भी होता है, उड़ीसा में होता है। 3 शैलियाँ हैं, तीनों जगह अलग अलग होता है। ठीक, ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि क्या पूछ रहा है। फिर सातवां सवाल हो गया। आठवां सवाल, कौन सा जल निकाय उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार को अलग करता है? 9 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या फिर 8 डिग्री चैनल? तो मैप में देखेंगे अपन, ये है अपने दक्षिण भारत का मैप, इतना। और यहाँ पे है ऊपर ही अंडमान है और नीचे है निकोबार। और इसको जो अलग करता है कि ऊपर का हिस्सा अंडमान होगा, नीचे का हिस्सा निकोबार होगा, इस तरफ श्रीलंका है। तो जो ये है इसका नाम है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ठीक है, उसके बाद 2 चैनल और दिख रहे होंगे, एक दिख रहा है 9 डिग्री चैनल, एक है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, एक 8 डिग्री चैनल और एक 9 डिग्री चैनल है। ये भी किसी न किसी को अलग करते हैं। तो लेकिन अपने यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 10 डिग्री चैनल, जो उत्तरी अंडमान को इसके दक्षिणी निकोबार से अलग करता है। तो 8 सवाल हो गए अपने। 9वां सवाल नदी से है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी पश्चिमी घाट से निकलती है, या सतपुड़ा पर्वतमाला से, ग्वालियर पहाड़ियों से, या अमरकंटक पर्वतमाला से? ठीक है, तो ग्वालियर, सतपुड़ा पर्वतमाला और अमरकंटक यहाँ सबसे निकलती है। लेकिन उद्गम पूछा है उसने, उद्गम कहाँ से हुआ? तो उद्गम हुआ है नर्मदा नदी का अमरकंटक पर्वतमाला से। अमरकंटक पर्वतमाला से नर्मदा नदी के अलावा 2 नदी और निकलती हैं। टोटल 3 नदियों का उद्गम हुआ है अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर से। एक और निकलती है, उसका नाम है जोहिला, और एक नदी और है उसका नाम है सोन। ठीक है, और एक नर्मदा हो गई। तो ये 3 नदी निकलती हैं। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकल निकल करके। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी है नर्मदा। मध्य प्रदेश की इसको गंगा भी कहते हैं पवित्रता के आधार पे। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं किसको? नर्मदा नदी को। ठीक, और कहाँ जाके गिरती है नर्मदा नदी? ठीक है, ऐसे यहाँ से निकली और ये गिरती है अरब सागर में, गुजरात के पास खंबात की खाड़ी में। 9 सवाल हो चुके अपने। फिर 10वां सवाल संविधान से आ चुका है। ठीक है, तो सवाल क्या है? भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? जिस दिन संविधान बन के तैयार हुआ था उसी दिन मनाते हैं संविधान दिवस। तो ऑप्शन है 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त या फिर 23 अगस्त। तो संविधान दिवस मनाते हर साल मनाते हैं 26 नवंबर को मनाते हैं।
ठीक है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। और संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष, ठीक है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, इतना समय लगा था संविधान को बनने में। और तब जाके बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर को घोषणा और 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। ठीक है, 26 नवंबर को ही संविधान में कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। पूरा संविधान लागू नहीं किया गया था इस दिन। वो खास डेट चुनी गई थी संविधान को लागू करने की, वो थी 26 जनवरी। ठीक है, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं और इस दिन अपना पूरा संविधान लागू हुआ था। तो संविधान के 16 अनुच्छेद लागू हुए थे किस दिन? जिस दिन संविधान बन के तैयार हुआ था, 26 नवंबर को, उसी दिन। ठीक है, तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा। फिर 11वां सवाल है, माजुली महोत्सव मनाने के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? माजुली महोत्सव, सिक्किम, असम, मेघालय, मणिपुर। ठीक है, इस प्रश्न का अपना सही आंसर क्या होगा? माजुली महोत्सव ये असम में मनाया जाता है। तो माजुली महोत्सव क्यों मनाया जाता है असम में, क्या है ऐसा? ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये अपना साउथ इंडिया, यहाँ से नीचे बांग्लादेश कट करके, ठीक है, यह बना दिया अपन नॉर्थ इंडिया, अपना नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो यहाँ पे है असम। ठीक है, ये वाला असम। ऊपर से नदी आती है अपनी ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, दोनों तरफ ब्रह्मपुत्र नदी, और बीच में क्या रहता है? इसको बाहर निकाल के बड़ा बना दे। ऐसे ये नदी निकली, नदी आई और नदी 2 भागों में बट जाती बीच में, तो ऐसा एक बन जाता है बीच में टापू, जिसे बोलते हैं द्वीप। चारों तरफ पानी हो, छोटा सा हिस्सा चारों तरफ पानी हो, उसको द्वीप कहा जाता है। तो इसका नाम है माजुली द्वीप। ठीक है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, नदी पे बनने वाला द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, जो असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। इसलिए असम में क्या मनाया जाता है? माजुली महोत्सव मनाया जाता है असम में। तो प्रश्न का सही आंसर असम हो गया। फिर अगला सवाल 12वें नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट का हिस्सा हैं? अन्नामलाई की पहाड़ियां, जयंतिया पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां और गारो पहाड़ियां। तो पश्चिमी घाट मतलब ये अपना साउथ इंडिया, ये वाला हिस्सा क्या है? ये पश्चिमी घाट है। यहाँ पे होनी चाहिए वो पहाड़ी जो भी है, वो इसका हिस्सा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो लास्ट की 3 पहाड़ियाँ हैं, जयंतिया, खासी, गारो, ये मेघालय में है। कहाँ पे है? मेघालय की पहाड़ियाँ हैं। और जो अन्नामलाई है ये केरल और तमिलनाडु की बॉर्डर पे यहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो ये होगी पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं, तो पश्चिमी घाट का हिस्सा है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। 13वां सवाल, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से ग्रहित किए गए हैं? किस देश से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं अपन शॉर्टकट में DPSP? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और चीन से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए, USA से, कहाँ से लिए गए ये बताना है। ठीक है, तो DPSP है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और संविधान में इनकी स्थिति है कहाँ, कहाँ पे इनको रखा गया है? तो संविधान के टोटल 22 भाग हैं, और उन 22 भागों में से भाग नंबर 4 में DPSP रखे गए हैं। और कौन से अनुच्छेद में? तो 36 से चलते हैं 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा है। फिर नेक्स्ट सवाल 14वां, भारत के वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसको मोस्ट IMP लिख सकते हो, क्योंकि हर परीक्षा में पूछा जाता है वित्त आयोग से संबंधित क्वेश्चन। तो वित्त आयोग की जो चर्चा है अनुच्छेद 280 में है, वित्त आयोग की चर्चा 280। फिर 15वां सवाल है, इतिहास से हो गया, दंती दुर्ग या दंती गुरु निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? तो दंती दुर्ग ने किस वंश की स्थापना करी थी? राष्ट्रकूट,
चेर, प्रतिहार या फिर पाल वंश की। ठीक है, तो दंती दुर्ग ने स्थापना करी थी राष्ट्रकूट वंश की। ठीक है, दंती दुर्ग हो गए राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 16, लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश भारत में रेलवे लाइन किस वर्ष शुरू की थी? 1861, 1870, 1853, 1849। तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी। वो चलाई गई थी कब? 1853 में चलाई गई थी। और बम्बई से कहाँ तक? बम्बई टू ठाणे। ठीक है, मुंबई टू ठाणे के बीच चलाई गई थी। और कितनी चलाई गई थी? तो सिर्फ 34 किलोमीटर। ठीक, कितनी चलाई गई थी? सिर्फ और सिर्फ 34 किलोमीटर। ठीक है, ये ट्रेन चलाई गई थी बम्बई से ठाणे के बीच 1853 में पहली बार। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा अपना? 1853। भारत में पहली बार रेल कब चली थी? 1853 में चली थी। 16वां सवाल हो गया। फिर अगला है अपना 17वां सवाल, नदी से आ गया। सिंधु नदी की सहायक नदी है, ये बताना कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है? लोहित, दिबांग, बेतवा, स्योक। तो बेतवा मध्य प्रदेश में बहती है, यमुना नदी की सहायक नदी है, ये तो नहीं है। दिबांग और लोहित असम में बहती हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अब बची एक ही अकेली स्योक, जम्मू में बहती है, लद्दाख में। ठीक है, तो ये स्योक नदी हो जाएगी सिंधु नदी की सहायक नदी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। फिर 18वां सवाल, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बल्ब का आविष्कार किसने किया था? आइजक न्यूटन। कहाँ गया क्वेश्चन? ये है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? आइजक न्यूटन, अल्फ्रेड नोबेल, एडिशन या फिर ओम। किसने किया था बल्ब का आविष्कार? तो थॉमस एल्वा एडिशन ने किया था बल्ब का आविष्कार। तो इस प्रश्न का आंसर सही होगा क्या? एडिशन ने। ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबेल ने क्या बनाया था? इनने बनाया था डायनामाइट। ठीक है, क्या बनाया था इनने? डायनामाइट। और डायनामाइट बनाया था इनने। और इन्हीं के नाम पे क्या दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे क्या दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। और आइजक न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। किसके? गति के नियम दिए थे आइजक न्यूटन ने। और एक और दिया था, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने करी थी? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, इसकी खोज किसने करी थी? आइजक न्यूटन ने। ठीक है, 18 सवाल हो चुके हैं अपने। 19वां सवाल। 19वां सवाल है, वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र है? बैरोमीटर, पेरिस्कोप, थर्मामीटर, हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर से जल 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 की आर्द्रता मापते हैं, थर्मामीटर से ताप मापते हैं। ठीक है, और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? वायुमंडलीय दाब मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? बैरोमीटर है। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। और 20वां सवाल, आखिरी सवाल है आज का अपना। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का, कवक का, पारिस्थितिकी का या फिर विषाणु का? तो फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है शैवाल का। ठीक है, दो क्वेश्चन बार बार पूछता है, शैवालों का अध्ययन किस में किया जाता है या फिर कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी और कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी। पारिस्थितिकी का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी। क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है पारिस्थितिकी का अध्ययन। और विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरोलॉजी। वायरोलॉजी कहलाता है विषाणु का अध्ययन। ठीक, इस माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी में यदि कन्फ्यूजन हो रहा है आपको, तो दो शब्द याद रखना। एक याद रखना कमाई और एक याद रखना सफाई। ठीक है, देखो, का से कवक, माई से माइकोलॉजी, सफाई, सा से शैवाल, फाई से फाइकोलॉजी।
तो सफाई से शैवाल फाइकोलॉजी, कमाई से कवक माइकोलॉजी, फिर नहीं भूलोगे। और ये आईएमपी हैं दोनों, माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी, बहुत कन्फ्यूजन बना रहता है इसमें। तो ये अपने 20 सवाल थे आज के, जो पूरे हो चुके हैं। तो कैसा लगा वीडियो आपको, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है अपन को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी करना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना है। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।